हेलो दोस्तों, आज हम लोग मानव भूगोल से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करने से पहले कुछ विशेष बातों पर ध्यान दे लेते हैं। भूगोल जो होती है, भूगोल सब्जेक्ट, भूगोल विषय के दो शाखाएं हैं। एक है मानव भूगोल, भूगोल की एक शाखा का नाम है मानव भूगोल, और दूसरी शाखा का नाम है भौतिक भूगोल। फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी, दो ब्रांचेज हैं, फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी जो है, फिजिकल जियोग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल में हम पृथ्वी और पृथ्वी और इसके स्थल स्वरूप, पृथ्वी के स्थल स्वरूप के बारे में, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, मौसम और जलवायु, इन सब के बारे में हम भौतिक भूगोल में अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल शाखा में इन सब का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी, उसके स्थल स्वरूप, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, मौसम, जलवायु, इन सब के बारे में भौतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। मनुष्य और पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक संबंध है और समायोजन है, पर्यावरण के बीच के पारस्परिक संबंध और समायोजन के बारे में जब अध्ययन किया जाएगा तो ये मानव भूगोल के अंदर आता है। ठीक है, इस तरह से भूगोल की दो शाखाएं, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। मानव भूगोल में भी हम अध्ययन की सुविधा के लिए मानव भूगोल को भी कई भागों में बांटा गया है, जैसे सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, और आर्थिक भूगोल। मानव भूगोल को हम इन सब हेडिंग्स के अंदर भी अध्ययन करते हैं। सामाजिक भूगोल के तौर पर, नगरीय भूगोल के तौर पर, राजनीतिक भूगोल के तौर पर, जनसंख्या भूगोल के तौर पर, आवास भूगोल के तौर पर, और आर्थिक भूगोल के तौर पर। तो इन शाखाओं में भी हम मानव भूगोल को बहुत गहनता से अध्ययन किया जाता है। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं मानव भूगोल के संबंध में, उन पर ध्यान देते हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं, उनमें क्या बातें पूछी गई हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? समकालीनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, द्वैतता पर आश्रित, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो ये बात जो है, फोर्थ पॉइंट, यही भूगोल का वर्णन नहीं करता है। ये बताता है हमें, मानव भूगोल से संबंध बताता है। मानव और पर्यावरण के बीच, ये मानव भूगोल से संबंधित है। द्वैधता पर आश्रित, ये भी मानव भूगोल से संबंधित है। ये जो है, इसमें ये जो नहीं बात आ गई है कि प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। तो प्रौद्योगिकी का विकास भी मानव के जनजीवन को प्रभावित करता है, मानव के वातावरण को, पर्यावरण को प्रभावित करता है ये, और यहाँ कह रहा है कि नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र,
चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। तो भौगोलिक सूचनाएं जो हमें मिलती हैं पृथ्वी पर, ये यात्रियों के विवरण, इनसे हमें भौगोलिक सूचनाएं मिल सकती हैं। प्राचीन मानचित्र, इनसे भौगोलिक सूचनाएं मिलती हैं। प्राचीन महाकाव्य, इनमें भौगोलिक सूचनाएं मिलती हैं। लेकिन चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के जो नमूने आते हैं वो चंद्रमा की सतह, चंद्रमा की संरचना के बारे में हमें बताएंगी। ठीक, कोई भौगोलिक सूचना हमें नहीं देती हैं। तो इस तरह से ये दो क्वेश्चन हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? यानी कि इनमें से कौन सा वह कारक है जो लोगों और पर्यावरण के बीच एक महत्वपूर्ण कारक बनता है? मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, मानवीय भाईचारा। तो प्रौद्योगिकी ही एक ऐसी शाखा है, एक ऐसा चीज है जो मनुष्य और पर्यावरण के बीच, जो मनुष्य और पर्यावरण के बीच में पारस्परिक अंतर संबंधों को दर्शाता है। मनुष्य प्रौद्योगिकी की मदद से ही पर्यावरण में मौजूद चीज़ों का अपने दैनिक जीवन के उपयोग के लिए दोहन करता है। तो मनुष्य और पर्यावरण के बीच का जो पारस्परिक संबंध है, ये प्रौद्योगिकी के वजह से ही और अधिक गहरा होता जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? उपागम का मतलब होता है साधन। तो क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन। क्षेत्रीय विभिन्नता ये मानव भूगोल का एक साधन है, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय विभिन्नता के अनुसार वहाँ के भौगोलिक संबंध जो मनुष्य से होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। मात्रात्मक क्रांति, मात्रात्मक क्रांति का मतलब ये होता है कि भौगोलिक संसाधन जो मनुष्य प्रयोग कर रहा है वह किस क्षेत्र में किस मात्रा में उपलब्ध हैं। जहाँ ज़्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं वहाँ जनसंख्या वितरण और मनुष्य का पर्यावरण से पारस्परिक संबंध, ये चीज़ें ज़्यादा बड़े स्तर पर पाई जाएंगी। अन्वेषण और वर्णन, नई नई चीज़ों का, मनुष्य अपने जीवन के उपयोग के लिए नई नई चीज़ों का खोज करता रहता है और उनके बारे में अध्ययन करता रहता है। तो ये सभी बाकी तीन ऑप्शन क, ख और घ, ये मानव भूगोल के साधन के रूप में हम इनको देख सकते हैं। स्थानिक संगठन यही एक ऐसा ऑप्शन है जो मानव भूगोल का उपागम या साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकृति और मानव के विषय में, प्रकृति और मानव के विषय में निम्न में से सही विकल्प कौन सा है? प्रकृति और मानव पृथक तत्व हैं, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। प्रकृति तथा मानव एक दूसरे के विपरीत हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं। प्रकृति और मानव में 36 का आंकड़ा है। बाकी के ऑप्शन प्रकृति और मानव को विभक्त कर रहे हैं। ऑप्शन ग ही हमारा सही है। प्रकृति और मानव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भूगोलवेत्ता राज्य देश का वर्णन निम्न में से किस रूप में करते हैं? जीवित जीव, निर्जीव, विकसित जीव, अविकसित जीव। तो भूगोलवेत्ता किसी राज्य या देश का वर्णन एक जीवित इकाई के रूप में करते हैं, जीवित जीव के रूप में करते हैं। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल को इस परिभाषा को निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दिया है? तो इसको दिया है एलन सी सेम्पुल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वायु के गति के नियमों का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? वायु के गति के नियमों का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो वायु की गति के नियमों का जो प्रयोग होता है, रेलगाड़ी चालन, मोटर गाड़ी चालन, जलयान चालन, वायुयान चालन। तो वायु के गति के नियमों का जो प्रयोग होता है वो वायुयान चालन के लिए किया जाता है। जब हमारा वायुयान, हमारा हवाई जहाज़ आकाश में उड़ता है तो वायु की गति के नियमों का प्रयोग करके ही उड़ता है, जिसकी वजह से वह सफल उड़ान भर पाता है। प्राकृतिक मानव निम्न में से क्या करता था?
तो जो प्राकृतिक मानव था, प्राकृतिक मानव मीन्स आदिवासी या आदि मानव, ऐसे व्यक्ति, ऐसे मनुष्य जो जंगलों में या प्रकृति के नज़दीक निवास करते हैं, तो वो क्या करते थे? प्रकृति की पूजा, प्रकृति विजय, प्रकृति संरक्षण, प्रकृति विनाश। तो प्रकृति विजय और प्रकृति विनाश, तो ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। प्रकृति संरक्षण करते थे, पर उससे ज़्यादा वो प्रकृति की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, प्रकृति के मानवीय करण को निम्न में से क्या नाम दिया गया? तो प्रकृति के मानवीकरण को इनमें से नाम दिया गया है संभववाद। प्रकृति के मानवीकरण को संभववाद नाम दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की? ई सी सेम्पुल, जीन ब्रून्स, ग्रिफिथ टेलर, विडाल डी ला ब्लाशा। तो इस सिद्धांत का, नवनिश्चयवाद की जो सिद्धांत है, संकल्पना है, इसको ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत की थी। मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है? मानव भूगोल की कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता, प्रकृति की सर्वोच्चता मतलब प्रकृति ही सर्वोच्च है, प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ है, प्रकृति ही सब कुछ नियंत्रित करती है, सब कुछ प्रकृति के हाथ में है। तो ये सिद्धांत, ये संकल्पना नवनिश्चयवाद में विश्वास करती है। नवनिश्चयवाद जो संकल्पना होती है, यही प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है? तो अभी हमने पहले देखा निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद के जो प्रतिपादक थे वो ग्रिफिथ टेलर हैं। ये वही ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की? निम्नलिखित में से पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है? तो दोनों का ऑप्शन है ग्रिफिथ टेलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रुको और जाओ निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख उपागम नहीं है। निम्नलिखित में से मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख उपागम नहीं है। तो ऑप्शंस हैं प्रादेशिक उपागम, प्रतीकात्मक उपागम, व्यवहारपरक उपागम, मानवतावादी उपागम। उपागम का मतलब होता है साधन, यानी कि मानव भूगोल के अध्ययन का कौन सा साधन नहीं है। तो प्रादेशिक उपागम यानी प्रादेशिक साधन। प्रादेशिक साधन का मतलब क्षेत्रीय, क्षेत्र से संबंधित, क्षेत्रीय विभिन्नता, क्षेत्रीय विशेषता पर आधारित जो साधन होते हैं। अगला है प्रतीकात्मक उपागम, यानी कि प्रतीकात्मक उपागम का मतलब ये होता है कि ऐसे साधन जो केवल कल्पनात्मक होते हैं या जिनको केवल चिन्ह के माध्यमों से जाना जाए। व्यवहार परक उपागम, व्यवहारिक साधन। मानवतावादी उपागम मतलब मानवतावादी साधन, मानवतावादी साधन। तो इसमें से ऑप्शन ख गलत है। प्रतीकात्मक उपागम मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन आर्थिक भूगोल से संबद्ध नहीं है? कृषि भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल जो होता है ये भूगोल के आर्थिक दृष्टिकोण से संबद्ध नहीं है, आर्थिक भूगोल से संबद्ध नहीं है। कृषि भूगोल आर्थिक भूगोल में आएगा, विपणन भूगोल और पर्यटन भूगोल भी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? प्राचीन मानचित्र, यात्रियों का विवरण, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। तो अभी हमने इसी तरह का एक क्वेश्चन पहले भी देखा था, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो हमने देखा
चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने ये हमारा जो है भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। बाकी चीज़ें जो है प्राचीन महाकाव्य, प्राचीन मानचित्र, यात्रियों का विवरण, ये भौगोलिक सूचना के साधन बनते हैं। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। रुको और जाओ निश्चयवाद जाना जाता है। रुको और जाओ निश्चयवाद जाना जाता है किस नाम से? पर्यावरण निश्चय से, संभववाद नाम से, नवनिश्चयवाद नाम से, या प्रत्यक्षवाद नाम से? तो ये है उत्तर, नवनिश्चयवाद नाम से जाना जाता है रुको और जाओ निश्चयवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का आधुनिकतम उपागम प्रस्तुत करता है? आधुनिकतम उपागम मतलब एकदम नया साधन, ये एकदम नया साधन है मानव भूगोल के अध्ययन का। तो इसका सही ऑप्शन है स्थानिक संगठन, उत्तर आधुनिकवाद, प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन। तो स्थानिक संगठन मानव भूगोल का आधुनिकतम उपागम या आधुनिकतम साधन प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे जो हमारे मानव भूगोल से संबंधित थे। ये मानव भूगोल से संबंध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने देखा। हमने ये भी जाना कि मानव भूगोल क्या होता है। मनुष्य और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों और समायोजनों का जो अध्ययन किया जाता है वो मानव भूगोल के अंदर किया जाता है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।